मैं डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट नूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं बीएससी पार्ट 3 केमिस्ट्री के पेपर सेकेंड की यूनिट 4 का टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताऊंगी। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे और सभी जीव जंतुओं के भोजन का एक अभिन्न भाग है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और साथ ही क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की अभिक्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट की निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। तो शुरू में जब कार्बोहाइड्रेट्स यौगिक का ज्ञान हुआ तब इनका जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर देखने पर हमें ये प्रतीत हो रहा था कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, यानी कि कार्बन के हाइड्रेट्स। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो है C6H12O6। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम अनुपात देखते हैं तो 2:1 में इनका अनुपात है। इसी तरह से सुक्रोज में भी, जिसका फॉर्मूला है C12H22O11, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 2:1 में है। तो शुरू में इन यौगिकों को कार्बोहाइड्रेट्स नाम दिया गया क्योंकि ये इनका स्ट्रक्चर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के फॉर्मूले को सिद्ध कर रहा था। लेकिन बाद में कुछ ऐसे यौगिक भी ज्ञात हुए जिनके फॉर्मूला हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की तरह ही था, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 2:1 है। इसी प्रकार से एसिटिक एसिड, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इसमें 4 है और ऑक्सीजन इसमें 2 है, यानी कि रेशो हो गया 2:1। ये एसिड है और ये कि एल्डिहाइड है, ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट नहीं है। हालांकि ये फॉर्मूला CxH2O को प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो हम यह नहीं कर सकते कि वे सभी यौगिक जो कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है वो सभी जो इस फॉर्मूले को प्रदर्शित करते हैं वे सभी कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आते हैं। तब फिर कार्बोहाइड्रेट्स के लिए डेफिनेशन दी गई कि वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, जिन्हें कि हम कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं, अथवा वे पदार्थ जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं, वे सभी कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। इनका नामकरण हम करते हैं तो नामकरण के लिए हमें 3 भाग की जरूरत होती है। एक पूर्व लग्न, दूसरा मध्य भाग और तीसरा अनुलग्न। पूर्व लग्न को हम प्रीफिक्स भी कहते हैं और अनुलग्न को हम सफिक्स भी कहते हैं। पूर्व लग्न, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जो क्रियात्मक समूह होता है, उसके आधार पर हम पूर्व लग्न लगाते हैं। जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो हम लगाते हैं एल्डो, और अगर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है कीटोनिक, तब हम लगाते हैं कीटो। मध्य भाग में कार्बन परमाणु की संख्या को लिखते हैं। जैसे अगर 5 है कार्बन परमाणु की संख्या तो पेंटा लिखेंगे, अगर 6 है कार्बन परमाणु की संख्या तो हम हेक्सा लिखेंगे। और इसका जो अंत भाग होता है अनुलग्न, जिसको हम कहते हैं सफिक्स, इसमें हम सफिक्स ओस लगाते हैं। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन सभी में जो अनुलग्न लगता है वो ओस लगता है। तो हम देखते हैं किस तरह से हम इसका नामकरण कर सकते हैं। हम 3 पार्ट को ध्यान में रख के, पूर्व लग्न, मध्य लग्न और अनुलग्न को ध्यान में रखकर हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट का नामकरण कर सकते हैं। जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, तो इसमें प्रीफिक्स आएगा एल्डो, प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न आएगा एल्डो, और 5 कार्बन एटम है, 3 यहाँ है और 1 ये है, तो 5 हो गए। तो 5 के लिए हम लगाते हैं पेंटा, और हम जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें अनुलग्न लगाते हैं ओस। तो इसका पूरा नाम हो गया एल्डो प्लस पेंटा प्लस ओस, यानी एल्डो पेंटोस। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में भी जो क्रियात्मक समूह है वह एल्डिहाइड है, इसलिए प्रीफिक्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं पूर्व लग्न एल्डो। कार्बन एटम इसमें है 6, 1 ये, 4 ये है और 1 ये है, तो कुल हो गए ये 6। तो 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्सा और सफिक्स लगता है ओस, तो ये पूरा नाम हो गया एल्डो हेक्सोस।
इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह है वो कीटो है, ये कीटो ग्रुप है। तो हम यहाँ पर जो पूर्व लग्न लगाते हैं, जो प्रीफिक्स लगाते हैं, वो कीटो लगाएंगे। कार्बन एटम है, इसमें 6 कार्बन एटम है, 1 3 यहाँ पर 1 और ये 1, तो टोटल हो गए 6। तो 6 के लिए हम लगाएंगे हेक्सा और सफिक्स लगेगा ओज, तो इसका नामकरण होगा कीटो हेक्सोस। तो इस तरह से हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट का नामकरण कर सकते हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, किस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। मेनली कार्बोहाइड्रेट को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। पहले भाग को बोलते हैं शर्करा, इंग्लिश में कहते हैं शुगर्स, और दूसरा जो टाइप है वो है पॉलीसेकेराइड या नॉन शुगर्स। तो इनके गुणों के आधार पर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को 2 में डिवाइड किया है। एक वे जो कि क्रिस्टली होते हैं, मीठे होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं, वे सभी शुगर्स कहलाते हैं, या हम कह सकते हैं उनको शर्करा। और वे जो कि अक्रिस्टली होते हैं, स्वादहीन होते हैं, जल में अविलय या अल्प विलय होते हैं, वो सभी कहलाते हैं शर्करा। इंग्लिश में हम कहते हैं नॉन शुगर्स, हिंदी में अशर्करा, या और इसका दूसरा नाम भी है इसको हम पॉलीसेकेराइड भी कह सकते हैं। इन सभी को हम एक जनरल फॉर्मूले के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, C6H10O5 होल N। N नंबर ऑफ यूनिट्स है C6H10O5 की, तो हम इनके जो N नंबर मतलब कि यहाँ पर कई सारी यूनिट्स हो सकती हैं C6H10O5 की। इन यौगिकों के जो अणुभार है वो काफ़ी अधिक होते हैं, 1000 में भी इनका अणुभार होता है। तो क्योंकि ये बहुत मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए यहाँ पर N नंबर लिखा है। N का मतलब है बहुत अधिक संख्या में कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो इनके एग्जाम्पल है नॉन सेकेराइड्स के, वो है स्टार्च है, सेल्यूलोज है। जो शुगर्स हैं, शर्करा है, उनको वापस 2 में बांटा गया है। एक है मोनोसेकेराइड्स और दूसरा है ओलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन होते हैं जो कि और अधिक जल अपघटित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मोनोसेकेराइड में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उसके आधार पर इनको फिर से डिवाइड किया है। अगर मोनोसेकेराइड यूनिट में 3 कार्बन एटम है तो हम उसको बोलते हैं ट्रायोस, एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर 4 कार्बन एटम है तो हम उसको बोलते हैं टेट्रोस, एग्जाम्पल है थ्रियोस। अगर 5 कार्बन एटम है तो हम उसको कहते हैं राइबोज और पेंटोज, और इसका एग्जाम्पल है राइबोज। और अगर 6 कार्बन एटम है तो उसको हम कहते हैं हेक्सोज, और एग्जाम्पल है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अगर वहाँ पर एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है तो हम कहते हैं एल्डोहेक्सोज। वापस हेक्सोज को हमने 2 में डिवाइड किया हुआ है। अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, तो हम इसे कहते हैं एल्डोहेक्सोज, एग्जाम्पल है ग्लूकोज। और अगर क्रियात्मक समूह कीटो है तो हम उसे कहते हैं कीटोहेक्सोज, एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। तो इस तरह से मोनोसेकेराइड को हमने डिवाइड किया है, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, इनमें डिवाइड कर दिया है। इसी तरह से जो ओलिगोसेकेराइड है, जिनमें कि जो मोनोसेकेराइड यूनिट है वो 2 से लेकर 10 तक हो सकती हैं, और ये जो ओलिगोसेकेराइड्स है ये जल अपघटन पर मोनोसेकेराइड यूनिट देते हैं। तो ओलिगोसेकेराइड को भी हमने नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट के आधार पर आगे डिवाइड किया है कि अगर मान लीजिए किसी ओलिगोसेकेराइड में 2 मोनोसेकेराइड यूनिट है तो हम उसको कहते हैं डायसेकेराइड। जैसे एग्जाम्पल है सुक्रोज है, और माल्टोज है, और लैक्टोज भी इसी का एग्जाम्पल है। अगर किसी ओलिगोसेकेराइड में 3 मोनोसेकेराइड यूनिट है तो हम उसे कहते हैं ट्राइसेकेराइड, एग्जाम्पल है रेफिनोज। और अगर किसी ओलिगोसेकेराइड में 4 मोनोसेकेराइड यूनिट है तो हम उसे कहते हैं टेट्रासेकेराइड, और इसका एग्जाम्पल है स्टेकियोस। तो इस तरह से हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के जो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है वो मोनोसेकेराइड्स हैं, जिसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज और फ्रक्टोज है।
तो हम सबसे पहले ग्लूकोज पढ़ेंगे, जो कि सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेकेराइड है। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है C6H12O6। हम इसका चेन स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। CHO सिंगल बॉन्ड CHOS 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 CHOH CH2OH। इसके स्ट्रक्चर से हमें पता लग रहा है कि इसमें 5 OH के मॉलिक्यूल है, 5 OH ग्रुप है और एक CHO ग्रुप है और 6 कार्बन एटम की ये एक श्रृंखला है। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज को हम प्रयोगशाला में कैसे बना सकते हैं? सुक्रोज के जल अपघटन के द्वारा हम प्रयोगशाला में ग्लूकोज को बना सकते हैं। इक्वेशन है C12H22O11 + H2। हाइड्रोलाइज करते हैं HCl की उपस्थिति में। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। इसका औद्योगिक उत्पादन स्टार्च के द्वारा किया जाता है। स्टार्च को तनु H2SO4 के द्वारा 120 डिग्री सेल्सियस पर 2-3 एटमॉस्फेयर पर अगर हाइड्रोलाइज करते हैं तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम ग्लूकोज का निर्माण भी कर सकते हैं और प्रयोगशाला में प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। निर्माण का मतलब होता है हम उसको बल्क में बनाना, औद्योगिक उत्पादन करना। इसके भौतिक गुण क्या है? सफ़ेद क्रिस्टली ठोस है, स्वाद में मीठा है, जल में अत्यंत घुलनशील है, कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होता है। अब हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं कि क्या रासायनिक अभिक्रिया है। अगर ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कर दें तो हमें ग्लूकोज पेंटा एसीटेट प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया कहलाती है एसिटिलीकरण। इस अभिक्रिया में 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड के उपयोग में आते हैं और प्राप्त होता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये अभिक्रिया प्रदर्शित करती है कि ग्लूकोज में 5 OH के फंक्शनल ग्रुप है। OH फंक्शनल ग्रुप इसमें 5 है। ये इस अभिक्रिया के द्वारा ज्ञात होता है। अगर ग्लूकोज की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करते हैं तो 5 मोल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के उपयोग में लाते हैं और प्राप्त होता है पेंटाक्लोरोग्लूकोज। ये अभिक्रिया भी ये सिद्ध करती है कि ग्लूकोज में 5 OH फंक्शनल ग्रुप है, 5 OH ग्रुप उपस्थित है। तो पेंटाक्लोरोग्लूकोज का बनना, साथ ही यहाँ ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का बनना ये सिद्ध करता है कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 5 OH ग्रुप है। इसका हम एथिलीकरण कर सकते हैं डायमेथिल सल्फेट के साथ। जब हम ग्लूकोज की अभिक्रिया इन प्रेजेंस ऑफ NaOH करते हैं तो हमें पेंटामेथिल ग्लूकोज प्राप्त होता है। इसे हम ईथर भी कहते हैं। ईथर फॉर्मेशन हो रहा है तो हम इसे ईथर भी कह सकते हैं कि पेंटामेथिल ग्लूकोज फॉर्मेशन होकर और ईथर फॉर्मेशन होता है। अम्लीय प्रकृति, अगर ग्लूकोज की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो ये कैल्शियम ग्लूकोनेट बनाता है, जो कि इसकी दुर्बल अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करता है। ग्लूकोज का अगर हम सोडियम और मरकरी के साथ जल की उपस्थिति में अपचयन करते हैं तो हमें सॉर्बिटॉल प्राप्त होता है। इस सॉर्बिटॉल का अगर हम लाल फास्फोरस और HI के द्वारा 373 केल्विन पर हम अभिक्रिया करते हैं तो हमें नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होता है। नॉर्मल हेक्सेन का प्राप्त होना ये सिद्ध करता है कि चूंकि नॉर्मल हेक्सेन में 6 कार्बन एटम है तो यह बता रहा है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में भी 6 कार्बन एटम उपस्थित हैं। तो इस अभिक्रिया के द्वारा हम प्रूव कर सकते हैं कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम उपस्थित है। ग्लूकोज का अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 के द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं तो सेकेरिक अम्ल प्राप्त होता है। COOH CHOH होल 4 COOH ये सेकेरिक एसिड है। और अगर हम ब्रोमीन वाटर के साथ अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है। इसका स्ट्रक्चर है COOH CHOH4 CH2OH।
ग्लूकोज फैलिंग विलयन और टॉलन अभिकर्मक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। जब ये फैलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो लाल अवक्षेप देता है और साथ ही यह ग्लूकोनिक एसिड बनता है। इसी तरह से अगर ग्लूकोज की अभिक्रिया टॉलन अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो सिल्वर मिरर प्राप्त होता है और ग्लूकोनिक एसिड बनता है। ये अभिक्रिया भी ये प्रूव करती है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में एक CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप उपस्थित है, तभी जो Ag2O है वो Ag में रिड्यूस होगा या CuO है वो Cu2O में रिड्यूस होता है और ये स्वयं जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीकृत हो जाता है ग्लूकोनिक एसिड में। तो यह अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं कि ग्लूकोज में CHO क्रियात्मक समूह उपस्थित है। ग्लूकोज की अभिक्रिया अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड से करते हैं तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है और हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करते हैं तो ग्लूकोज ऑक्जिम प्राप्त होता है। ये दोनों अभिक्रियाएं भी यह प्रूव करती हैं कि ग्लूकोज में एक CHO ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप उपस्थित है। आगे हम इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया वो देखते हैं कि जब ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन के साथ करते हैं तो ग्लूकासोजोन बनते हैं। ग्लूकोसाजोन बनने में जो फेनिल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल काम में आते हैं वो 3 मॉलिक्यूल काम में आते हैं और ग्लूकोज की रिएक्शन से ग्लूकोज जब 3 मॉलिक्यूल फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ग्लूकासोजोन का फॉर्मेशन करता है। इसके ग्लूकोसाजोन फॉर्मेशन को हम ओसाजोन फॉर्मेशन भी कहते हैं कि ओसाजोन बन गया है। ओसाजोन फॉर्मेशन की क्या क्रिया विधि है, क्या मैकेनिज्म है, आइए हम देखते हैं। ये पूरा एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जिसमें R रिप्रेजेंट कर रहा है CHOH होल थ्राइस CH2OH। हमें इस नीचे वाले पार्ट से बहुत अधिक मतलब नहीं है मैकेनिज्म दिखाने के लिए, इसलिए हमने इसको R के फॉर्म में लिख दिया है R = CHOH होल थ्राइस CH2OH। और ये कार्बन एटम 1 है, ये कार्बन एटम 2 है और 3 से R शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर CHOCHOH जब हम इसकी और R ये पूरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसकी अभिक्रिया जब हम फेनिल हाइड्रोजन के साथ करते हैं तो फेनिल हाइड्रोजन का ये H2 और ये O मिलकर एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं और ये इस तरह से हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ग्लूकोज का हाइड्रोजोन बन जाता है। फेनिल हाइड्रोजोन बना है क्योंकि हमने अभिक्रिया C6H5NH2 से की है, तो यहाँ पर फेनिल हाइड्रोजोन बन गया। अब ये जो कंपाउंड है ये फिर दोबारा रिएक्शन करेगा दूसरे मॉलिक्यूल फेनिल हाइड्रोजन के साथ और इस अभिक्रिया के दौरान इसमें से एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और एक मॉलिक्यूल एनिलीन का बाहर निकलेगा, C6H5NH2 का बाहर निकलेगा और कंपाउंड बन जाएगा। इस तरह से अभी फिर तीसरे मॉलिक्यूल फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा, यहाँ का H2 और O मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा और ये एक ओसाजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम इसको ग्लूकोसाजोन भी कहते हैं। लेकिन इस अभिक्रिया में ये प्रदर्शित हो रहा है कि यहाँ पर ये जो CHOH है, इस CHOH का C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि फेनिल हाइड्रोजन जो है वो एक अपचायक है, प्रबल अपचायक है। तो इस प्रबल अपचायक है तो इस यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है CHOH का CO में जो ऑक्सीकरण हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है वो इस क्रिया विधि के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। तब वेगेन नामक वैज्ञानिक ने एक दूसरी और मैकेनिज्म दी ग्लूकासोजोन फॉर्मेशन के लिए और उसको सेमियाकीन वैज्ञानिक द्वारा समर्थित किया गया। तो उन्होंने क्या, वेगेन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या मैकेनिज्म दी, उन्होंने ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उन्होंने बताया कि जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन के साथ की जाती है तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर जो फर्स्ट रिएक्शन हो रही है फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ वह वैसी है जैसे कि पहले बताई थी। यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और एक ग्लूकोज के फेनिल हाइड्रोजन बन जाता है।
अब यहाँ पर जब अगली रिएक्शन हो रही है तो अगली रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ से ये C और H का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और ये जो बॉन्ड है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, प्रोटॉन के फॉर्म में निकला, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हुआ। उसी वक्त यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होकर इधर हुआ तो यहाँ नेगेटिव आ गया और यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, इन्होंने मिलकर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है और यहाँ से जो हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकला, ये नाइट्रोजन चूंकि नेगेटिवली चार्ज हो गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए हैं तो ये प्रोटॉन आकर इस नाइट्रोजन पर जाकर ऐड हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये जो प्रोटॉन है, जो ये जो हाइड्रोजन का आइटम है, ये यहाँ पर इस नाइट्रोजन पर आकर ऐड हो गया इस नाइट्रोजन पर और ये बन गया NH। तो इस तरह से नेक्स्ट स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगी कि RC डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH NHC6H5 और ये OH ये पूरा ये वाला OH का मॉलिक्यूल है। यहाँ पर ये जो OH है और यहाँ जो NHC6H5 है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इसमें से एक C6H5NH2 यहाँ से बाहर निकल जाता है और ये यहाँ से बाहर निकल गया और ये जो डबल बॉन्ड है वो इस तरफ शिफ्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये जो सिंगल बॉन्ड है वो इस तरफ शिफ्ट हो गया, यानी कि C और N के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर भी C और O के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। तो हमारे यहाँ पर C6H5NH2 निकलने के कारण यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर इस प्रकार से प्राप्त होगी। CH, ये CH डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया इसलिए डबल बॉन्ड NH और CR डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे फिर एक मॉलिक्यूल और फेनिल हाइड्रोजन का उपयोग में लाते हैं और फेनिल हाइड्रोजन के उपयोग में लाकर यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर ये मिल जाती है। यहाँ से ये H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकले। अब फिर एक नेक्स्ट और फेनिल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल काम में लेते हैं और यहाँ से NH2 और ये H मिलकर NH3 का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं और ये पूरा N के पास जुड़ जाएगा NHC6H5, यही हुआ यहाँ पर C डबल बॉन्ड N NHC6H5, ये यहाँ पर ये जुड़ा हुआ, ये CH है और इस पर ये जुड़ गया और ये CR डबल बॉन्ड N NHC6H5, इस तरह से एक औसा जोन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम इस अभिक्रिया में ये भी कह सकते हैं कि चूंकि ग्लूकोज के पास तो और भी CHOH के मॉलिक्यूल है यहाँ R में उपस्थित है, यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही CHOH के साथ रिएक्शन बताई है, क्या और आगे रिएक्शन नहीं हो सकती थी क्या? और C6H5NH2 के मॉलिक्यूल और अधिक उपयोग में नहीं आ सकते थे क्या, या हम और अधिक रिएक्शन करवा सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है कि नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ पर ये जो बनता है इंटरमीडिएट के बीच में बन रहा है, इसका कीलेशन हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। यहाँ पर देखिए कीलेशन के द्वारा एक ये चक्रीय संरचना बन जाती है और ये स्टेबल स्ट्रक्चर है। इसी तरह से यहाँ पर भी एक चक्रीय संरचना बन गई है, ये भी एक स्टेबल स्ट्रक्चर है और इसलिए फिर आगे जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में CHOH समूह है उपस्थित है, उनकी फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं होने पाती। थैंक यू।